हाँ भाई। तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोलस। पिछले क्लास में हम पढ़े थे न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर था क्रोमैटिन नेटवर्क। क्या था? क्रोमैटिन नेटवर्क। देखो, अगर हम न्यूक्लियस को देखते हैं ना, तो ये है न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेनस बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स या कंपोनेंट। तो ये है न्यूक्लियस, है ना, जहाँ पे इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन फ्यूज करता है, जिसके कारण क्या बन जाता है? यहाँ पे पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है भाई? पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। इस न्यूक्लियस के अंदर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस, हेडिंग देना, न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस क्या है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। कहां पे प्रेजेंट होता है? इनसाइड द न्यूक्लियस। ये क्या है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। क्या है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। ये न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो ये जो न्यूक्लियोलस है ना, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होता। कहने का मतलब है, ये जो न्यूक्लियोलस है ये मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है। क्या है? मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है। ये है मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर या मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। देखो भाई, बात को सुनना। अभी तक हम बस 3 मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। पहला राइबोसोम्स, दूसरा सेंट्रियोल। 2 सेंट्रियोल आपस में परपेंडिकुलरली अरेंज होते हैं और बनाते हैं सेंट्रोसोम। वो भी क्या था? मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर था। उसके बाद ये तीसरा है न्यूक्लियोलस। क्या है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म में ये जो न्यूक्लियोलस है, जहां पे ये प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस जहां पे प्रेजेंट होता है, उस एरिया को क्या कहते हैं? उस एरिया को कहते हैं न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। क्या कहते हैं? NOR, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। तो ये है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। न्यूक्लियर और न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। क्या है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन? तो भाई, न्यूक्लियस के अंदर वैसा स्पेस जहां पे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, उस रीजन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। इस न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन का फंक्शन क्या है भाई? तो यहाँ पे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिस एरिया में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, उस एरिया को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है? क्या? अगर आप फंक्शन देखेंगे तो इसका फंक्शन क्या है? न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है? तो न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है बोलो? इसका फंक्शन है RNA सिंथेसिस। ये राइबोसोमल RNA को बनाता है। किसको बनाता है भाई? राइबोसोमल RNA का सिंथेसिस करता है। RNA सिंथेसिस इसका फंक्शन है, राइबोसोमल RNA सिंथेसिस करता है। उसके अलावा राइबोसोम्स का फैक्ट्री भी इसको बोला जाता है। देखो, राइबोसोम प्रोटीन का फैक्ट्री। राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। और राइबोसोम को कौन बनाता है? तो राइबोसोम्स को बनाता है न्यूक्लियोलस। तो यहाँ पे बनता है राइबोसोम्स, तो इसको कहते हैं राइबोसोम्स फैक्ट्री। ये क्या भाई? राइबोसोम्स का फैक्ट्री है। यहाँ पे राइबोसोम सिंथेसाइज होता है। तो ये फंक्शन आप याद रखेंगे। क्या सर एक न्यूक्लियस में एक ही न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है? एक न्यूक्लियस में एक ही न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है? नहीं। अगर सेल एक्टिवली इन्वॉल्व है प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन सिंथेसिस किससे होगा? राइबोसोम से। राइबोसोम का सिंथेसिस कौन करेगा? न्यूक्लियोलस। यानी वैसा सेल जो प्रोटीन सिंथेसिस में एक्टिवली इन्वॉल्व है, यानी वैसा सेल जिसको प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है अधिक से अधिक, उस सेल में ये न्यूक्लियोलस या तो बड़ा होगा या न्यूक्लियोलस का नंबर 1 से अधिक होगा। क्या? न्यूक्लियोलस का नंबर 1 से अधिक होगा। मतलब आप समझ गए कि न्यूक्लियोलस 1 से अधिक भी हो सकता है न्यूक्लियस में। वो डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है? कि सेल एक्टिवली इन्वॉल्व है प्रोटीन सिंथेसिस में या नहीं। अगर एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा तो प्रोटीन कौन बनाएगा?
बनाएगा राइबोसोम, और राइबोसोम्स को कौन बनाएगा, बनाएगा न्यूक्लियोलस। यानी फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स कौन है, न्यूक्लियोलस। आरएनए का सिंथेसिस यानी राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस कौन करता है, न्यूक्लियोलस। क्लियर है? तो ये था पूरा न्यूक्लियोलस का। अब हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम। क्या पढ़ेंगे, क्रोमोसोम। तो हेडिंग देंगे नेक्स्ट क्रोमोसोम। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, हाँ भाई, ये क्रोमोसोम क्या है, ये थ्रेड लाइक विजिबल स्ट्रक्चर, क्या है, थ्रेड लाइक विजिबल स्ट्रक्चर है, जिसमें जो दिखाई देता है, कब दिखाई देता है भाई, ये सेल डिवीजन के टाइम पे दिखाई देता है। कब दिखाई देता है, सेल डिवीजन के टाइम पे दिखाई देता है। देखो पूरा कॉन्सेप्ट हम समझाने का कोशिश करते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हो गया सेल, क्या हो गया, सेल, और ये सेल के अंदर हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है क्रोमैटिन नेटवर्क। क्या प्रेजेंट होता है भाई, क्रोमैटिन नेटवर्क, यही ना हो गया क्रोमैटिन नेटवर्क। अब जब सेल डिसाइड करता है कि भाई हमको सेल डिवीजन करना है, सेल डिवीजन में जाना है, तो सेल डिवीजन में क्या होता है, एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है, एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है और अपने ही जैसे दो डॉटर सेल को बनाता है। क्या, अपने ही जैसे दो डॉटर सेल को बनाता है। अब हम क्या बोल रहे हैं, अपने ही जैसे दो डॉटर सेल को बनाता है। तो ये जो डॉटर सेल है ये पेरेंट सेल के जैसा होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, कौन डिसाइड करेगा, डिसाइड करेगा कि भाई इसके पास इंफॉर्मेशन कैसा है, क्या इसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसा है। अगर जेनेटिक इंफॉर्मेशन ठीक इसके पेरेंट जैसा होगा तो ये डॉटर सेल भी क्या होगा, अपने पेरेंट के जैसा होगा। क्या होगा, अपने पेरेंट के जैसा होगा, ये भी अपने पेरेंट के जैसा होगा। तो क्या, अब बताओ कि ये जो डॉटर सेल है ये पेरेंट के जैसा हो, इसलिए जरूरी क्या है, इसका जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसके पास है ठीक वैसा ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसके पास है, और ठीक वैसा ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसके पास है। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। क्या, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। अब आप बताइए, ये धागा वो भी उलझा हुआ धागा है ना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, क्या आप इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं क्या, इसका नहीं, इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क है इसको कंडेंस्ड किया जाता है। क्या किया जाता है, कंडेंस्ड किया जाता है। कंडेंस्ड करने के लिए क्या किया जाता है कि इस क्रोमैटिन नेटवर्क को, क्या क्रोमैटिन नेटवर्क को प्रोटीन के पैकेट में फिल कर दिया जाता है। कहा, प्रोटीन कंडेंस्ड करके उसको प्रोटीन के पैकेट में फिल कर देंगे तो वो बन जाएगा क्रोमोसोम। ये जो तुमको क्रोमैटिन नेटवर्क कैसा दिख रहा है ना, जब सेल सेल डिवीजन में जाता है तो ये क्रोमैटिन नेटवर्क क्रोमोसोम बन जाता है। क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है। सब पढ़ेंगे है ना, जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे तब कि कब ये क्रोमोसोम बनता है। तो इसका कंडेंसेशन शुरू होता है और ये बन जाता है ऐसे करके क्रोमोसोम। क्या बन जाता है, ऐसे क्रोमोसोम। ठीक है, देखो ये डबल आर्म वाला क्रोमोसोम है। क्या है, डबल आर्म, एक आर्म दो आर्म। ठीक है, देखो ऐसा मत समझना कि एक आर्म दो आर्म तीन आर्म चार आर्म, ऐसा नहीं होता है। क्रोमोसोम में ये कंप्लीट एक आर्म है और ये कंप्लीट दूसरा आर्म है। समझ में आ गया? तो इस तरह से कंडेंस्ड हो जाता है। ठीक है, जब ये कंडेंस हो जाएगा तब आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से कर सकते हैं। समझ में आया? अब आसानी से जितना देंगे इसको क्रोमोसोम, मान लो दो इसको दे दिए तो दो इसको भी दे दिए। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए कि ये क्रोमोसोम जो है ना, ये एक्चुअल में क्रोमोसोम ऐसा होता है और ये क्या है, ये कंप्लीट एक क्रोमैटिड है। ऐसा नहीं कि ये एक क्रोमैटिड और ये दूसरा क्रोमैटिड ना, ये कंप्लीट एक क्रोमैटिड। एक क्रोमोसोम में कितना क्रोमैटिड, एक क्रोमैटिड। एक क्रोमोसोम में कितना क्रोमैटिड, एक क्रोमैटिड। लेकिन ये अगर दो डॉटर सेल बना रहा है ना, ठीक है, तो इसके पास इस क्रोमैटिड का, इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन का क्या होता है, रेप्लिकेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, रेप्लिकेशन हो जाता है। इसलिए ये आपको क्रोमैटिड ऐसा दिखाई देता है, दो क्रोमैटिड। रेप्लिकेशन करने का मतलब है जैसा डीएनए इस क्रोमैटिड में ना, ठीक वैसा ही डीएनए इस क्रोमैटिड में। क्लियर? जैसा क्रोमैटिड इस क्रोमोसोम, इस जैसा डीएनए इस क्रोमैटिड में, ठीक वैसा ही डीएनए इस क्रोमैटिड में। इसको बोलते हैं डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम या डीएनए रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। कायदे से क्रोमोसोम रहता कैसा है, तो कायदे से क्रोमोसोम ऐसा रहता है। आया समझ में? एक क्रोमोसोम पे एक क्रोमैटिड, ये एक क्रोमैटिड। क्लियर? अब सुनना भाई बात को ध्यान से, हम दो वाला क्यों बना, देखो इसके पास ना
इस सेल के पास ऐसे दो क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम और दो क्रोमोसोम। अब ये सेल डिवाइड करेगा, हम आपको माइटोसिस डिवीजन के बारे में बता रहे हैं, मियोसिस जब हम पढ़ेंगे डिटेल में। सुनना, तो दो क्रोमोसोम इस पेरेंट सेल के पास है ना, तो दो क्रोमोसोम इस डॉटर सेल के पास भी होगा और दो क्रोमोसोम इस डॉटर सेल के पास भी होगा, ठीक है। तो कैसे होगा, पेरेंट सेल के पास तो दो ही क्रोमोसोम है, तो पेरेंट सेल, अब बताओ, अब क्या एक इसको दे देगा तो ये सेम पेरेंट के जैसा होगा, नहीं होगा, वेरिएशन आ जाएगा। एक इसको जेनेटिक इंफॉर्मेशन देगा तो वेरिएशन आ जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि जैसा सेल ये पेरेंट सेल है, ठीक वैसा ही डॉटर सेल ये भी है, और ठीक आइडेंटिकल डॉटर सेल ये भी, उसके लिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी आइडेंटिकल जाना चाहिए। तो क्या करते हैं, इसका ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ना, इसका डुप्लीकेशन कर देते हैं, इसका रेप्लिकेशन कर देते हैं, इसलिए क्रोमोसोम आपको ऐसा दिखाई देता है। ये रेप्लिकेटेड डीएनए क्रोमोसोम है। क्या है, रेप्लिकेटेड डीएनए क्रोमोसोम है। इसमें क्या होगा, एक क्रोमेटिड इसमें चला जाएगा और एक क्रोमेटिड इसमें चला जाएगा, एक क्रोमेटिड उसमें और दूसरा क्रोमेटिड इसमें, यानी इसमें जो क्रोमोसोम आएगा ना वो इस तरह से आएगा, ये दो क्रोमोसोम और इसके पास भी ऐसा करके ये दो क्रोमोसोम, ठीक है। तो जैसा पेरेंट सेल था, चूंकि जेनेटिक इंफॉर्मेशन चला गया तो डॉटर सेल भी आइडेंटिकल हो गया, समझ में आ गया। तो क्रोमोसोम बस सेल डिवीजन के टाइम ही बनता है। अब बताओ, जैसे डिवीजन हो गया तो सर इस क्रोमोसोम का क्या होगा, तो इस क्रोमोसोम का क्या होगा, ये फिर से क्रोमैटिन नेटवर्क बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिर से यहाँ पे क्रोमैटिन नेटवर्क बन जाएगा, यहाँ पे ये फिर से क्रोमैटिन नेटवर्क बन जाएगा, ठीक है। तो क्रोमोसोम क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है ये, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो विजिबल होता है कब, सेल डिवीजन के ही टाइम में। कब, सेल डिवीजन के टाइम में। क्लियर है, क्लियर। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, क्या लिखिए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्रोमोसोम क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। कब विजुअल होता है, सेल डिवीजन के टाइम में। अब देखो, यूकैरियोटिक सेल के पास डिफिनिट नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, डिफिनिट शेप और डिफिनिट साइज का, ठीक है। प्रोकैरियोट के पास क्रोमोसोम नहीं होता है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके पास सिर्फ सर्कुलर डीएनए होता है। क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। यूकैरियोटिक सेल के पास क्या है, एक तो डीएनए देखो ऐसा है, स्ट्रेट है, और इसको भी हम कहाँ पे भर दिए, प्रोटीन के पैकेट में भर दिए। किधर भर दिए, प्रोटीन के पैकेट में। तो ये क्या कहलाएगा, क्रोमोसोम कहलाएगा। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है। कैसा होता है, ये ऐसा करके होता है, ये सर्कुलर होता है। प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है वो ऐसे सर्कुलर होता है, समझ में आ गया। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल हो गया जो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ऐसा क्या, बोलो ना, थ्रेड लाइक क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, थ्रेड लाइक क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, डिफिनिट शेप का, डिफिनिट साइज का और डिफिनिट नंबर में प्रेजेंट होता है। क्या, डिफिनिट नंबर में प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेगा, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस कंटेन्स, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, यूकैरियोटिक सेल कंटेन्स, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस contains definite number of chromosome, definite number of chromosome, definite number of chromosome of definite shape and size, of definite shape and साइज, ठीक है। डिफिनिट शेप और डिफिनिट साइज का यहाँ पे क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में। अगर आप क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को देखें ध्यान से तो आपको क्रोमोसोम ऐसा दिखाई देगा। डबल आर्म वाला क्रोमोसोम, डबल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम सेल डिवीजन के टाइम पे बनता है ओकेजनली, और फिर ये डबल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम टूट जाता है बीच से, ठीक है। तो अगर आप एक क्रोमोसोम को देखिएगा तो आपको क्रोमोसोम ऐसा दिखाई दे रहा है। ये हो गया सेंट्रोमियर। क्या हो गया, सेंट्रोमियर। तो बात को समझना पहले, होता क्या है, दिखाया क्या जाता है। क्रोमोसोम जो है ना, ये ऐसा होता है, एक सिंगल क्रोमैटिड है। क्या है, सिंगल क्रोमैटिड है,
ये सिंगल क्रोमेटिड में कहीं पे इसे कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। क्या होता है? इसे कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। जहां पे ये कॉन्स्ट्रिक्शन होता है ना, जहां पे ये कॉन्स्ट्रिक्शन होता है उस एरिया को कहते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या कहते हैं? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। एक कॉन्स्ट्रिक्शन टर्मिनल पोजीशन पे भी होता है, इसको कहते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। जहां पे ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है ना, वहां पे एक सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? ये है सेंट्रोमियर। यानी जहां पे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है वहां पे सेंट्रोमियर है, या फिर जहां पे सेंट्रोमियर है वहां पे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। याद रहेगा? तो ये है सेंट्रोमियर। क्या है ये? सेंट्रोमियर। अब देखो, ये एक कंप्लीट एक क्रोमेटिड है। क्या है? क्रोमेटिड। यानी अगर एक क्रोमोसोम में पूछा जाए, एक क्रोमोसोम में तो एक क्रोमेटिड, ठीक है। लेकिन अब देखो सेल डिवीजन जब हम पढ़ेंगे तो सेल डिवीजन का अलग अलग स्टेज होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। वहीं पे पूछा जाएगा मेटाफेज में तो दो क्रोमेटिड आप देखेंगे, ठीक है, क्लियर विजिबल होगा कि दो क्रोमेटिड क्यों होगा और कैसे होगा। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला जाए तो एक क्रोमोसोम में ये एक क्रोमेटिड प्रेजेंट होता है। जहां पे ये सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है उस एरिया को कहते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या कहते हैं? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। अब देखो, समय बचाने के लिए लोग क्या करता है, ऐसे सेंट्रोमियर बना देता है और ऐसे क्रोमेटिड बना देता है। तो आपको लगता है कि ये एक क्रोमेटिड और ये दूसरा क्रोमेटिड, ना, ऐसा नहीं है। ये एक क्रोमेटिड, ये एक क्रोमेटिड, आया समझ में? तो ये है क्रोमोसोम के आर को कहते हैं क्रोमेटिड। क्या कहते हैं? क्रोमेटिड। जो हम बनाएंगे ये क्रोमेटिड है, ये सेंट्रोमियर। अब इसके चारों तरफ, सेंट्रोमियर के चारों तरफ एक डिस्क शेप्ड का, क्या डिस्क शेप का शीथ होता है। इस डिस्क शेप के शीथ को कहते हैं काइनेटोकोर। ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, इसको ध्यान रखना। सेंट्रोमियर के चारों तरफ, सेंट्रोमियर के चारों तरफ दिख रहा है दोनों तरफ, लेकिन है ऐसे चारों तरफ 3D स्ट्रक्चर में। समझ में आ गया? सेंट्रोमियर के चारों तरफ, सेंट्रोमियर के चारों तरफ, ये कंप्लीट चारों तरफ डिस्क शेप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं काइनेटोकोर। क्या कहते हैं भाई? काइनेटोकोर कहते हैं। क्या कहते हैं? काइनेटोकोर कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, काइनेटोकोर, ठीक है। ये है काइनेटोकोर। दूसरा ये देखो, जहां पे दूसरी बार आपको कॉन्स्ट्रिक्शन दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या कहते हैं? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। आपको पता है जिस क्रोमोसोम के पास सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है और ये टर्मिनल एंड कुछ ऐसा होता है, इसको कहते हैं सेट क्रोमोसोम, सैटेलाइट क्रोमोसोम। जिस क्रोमोसोम के पास सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है उसको क्या कहते हैं? सैटेलाइट क्रोमोसोम, सेट क्रोमोसोम, ठीक है। सेट क्रोमोसोम का जो भी कॉन्सेप्ट है वो हायर क्लास में है, लेकिन अपने पास नहीं है। बस आपको याद रखना है कि टर्मिनल पोजीशन पे क्या होता है? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। किसी किसी में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं भी हो सकता है। क्लियर? दूसरा बात, क्रोमोसोम का, अब बताओ, ये छोटा वाला आर्म है ना, ये छोटा क्रोमेटिड है ना, और ये थोड़ा सा बड़ा क्रोमेटिड है। तो क्रोमेटिड तो एक ही है, लेकिन इस क्रोमेटिड में सेंट्रोमियर का एक पार्ट, सेंट्रोमियर के बाद एक पार्ट जो है वो छोटा हो सकता है और दूसरा बड़ा भी हो सकता है, ये बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो जो छोटा होता है ना उसको कहते हैं पी आर्म। क्या कहते हैं? पी आर्म। और जो बड़ा होता है उसको कहते हैं क्यू आर्म। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्यू आर्म, ठीक है। तो इसके पास से दो आर्म होता है, पी आर्म और क्यू आर्म, लॉन्ग आर्म और शॉर्ट आर्म। क्रोमेटिड एक ही होता है। सेंट्रोमियर की एक साइड क्रोमेटिड जो है ना वो क्या है? अगर बड़ा है तो उसको बोलेंगे क्यू आर्म। क्यू आर्म जो होता है ये लॉन्ग आर्म को कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? लॉन्ग आर्म को कहते हैं, ठीक है। और पी आर्म जो है वो किसको कहते हैं? ये शॉर्ट आर्म को कहते हैं। किसको कहते हैं? शॉर्ट आर्म को कहते हैं। अब देखो एनसीईआरटी में तो ये सब पी आर्म क्यू आर्म नहीं दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, डिफरेंट क्रोमोसोम का, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे कि सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पे, क्या सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पे क्रोमोसोम जो होते हैं वो चार तरह के होते हैं। कौन कौन से? मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, हेटेरोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। क्या? मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, हेटेरोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक, ठीक है। किसके बेसिस पे?
किसके बेसिस पे? क्रोमैटिड पे सेंट्रोमेयर के पोजीशन के बेसिस पे क्रोमोसोम 4 तरह के होते हैं। तो भी हम पढ़ेंगे। तो देखो एनसीईआरटी में मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक का डायग्राम दिया हुआ है, लेकिन पी क्यू आर नहीं बताया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन उससे पूछ लिया, अभी 2019 में पूछा गया था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यू आर में लॉन्ग आर्म होता है और पी आर्म जो होता है वो शॉर्ट आर्म होता है। बात है सर पूछा क्या गया था? पूछा गया था कि क्रोमोसोम का आर्म रेशियो क्या होगा? क्या क्रोमोसोम का आर्म रेशियो क्या होगा? तो आर्म रेशियो होता है लॉन्ग आर्म बाई शॉर्ट आर्म, यानी क्यू बाई पी। क्या? क्यू बाई पी, और आंसर चला गया था क्यू बाई पी। समझ में आ गया? लॉन्ग आर्म अपॉन शॉर्ट आर्म। ठीक है, ये है क्रोमोसोम का आर्म रेशियो। क्या है? आर्म रेशियो। तो ये आंसर चला गया था आर्म रेशियो। तो ध्यान में रखना आर्म रेशियो क्रोमोसोम का। चलिए नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। Types of chromosome on the basis of position of centromere. On the basis of position of सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पे जो क्रोमोसोम होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। एक होता है मेटासेंट्रिक, दूसरा होता है सब मेटासेंट्रिक, तीसरा होता है एक्रोसेंट्रिक, और चौथा होता है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक ध्यान में रखेंगे। देखो अगर सेंट्रोमेयर, क्या मान लेते हैं कि ये है क्रोमैटिड, क्या है? क्रोमैटिड। ठीक है, अगर क्रोमैटिड पे सेंट्रोमेयर एकदम सेंटर पे प्रेजेंट होगा, क्या एकदम सेंटर पे प्रेजेंट होगा, यानी दोनों आर्म जो है ना, दोनों आप दोनों तो बोल नहीं सकते, यानी एक क्रोमैटिड पे अगर सेंटर पे, क्रोमैटिड के अगर सेंटर पे प्रेजेंट होगा सेंट्रोमेयर, क्रोमैटिड के अगर सेंटर में प्रेजेंट होगा, क्या बोलो ना, क्रोमैटिड के अगर सेंटर पे प्रेजेंट होगा सेंट्रोमेयर, तो इसको कहेंगे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या कहेंगे? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, अगर आप मेटासेंट्रिक देखिएगा, अगर सेंटर में प्रेजेंट होगा और इस सेंटर में प्रेजेंट होगा, इससे आप अल्फाबेट्स बनाने का कोशिश कीजिएगा, तो क्या होगा? ये वी शेप्ड का आएगा। किस शेप्ड का आएगा भाई? वी शेप्ड आएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का शेप क्या होगा? क्या होगा? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का शेप क्या होगा? क्या होगा? वी शेप होगा। क्या होगा भाई? वी शेप होगा। क्लियर? सब मेटासेंट्रिक पे आते हैं। तो सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि ये है क्रोमोसोम। क्या है? क्रोमोसोम का ये क्रोमैटिड। क्या है? क्रोमैटिड। अगर सेंटर से, क्या सेंटर से थोड़ा सा नीचे या थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट होगा, यानी सेंटर से थोड़ा सा नीचे या थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट होगा, तो उसको क्या कहेंगे? सब मेटासेंट्रिक। जैसे मान लो ये है सेंटर, तो इस सेंटर पे ना रह के सेंटर से थोड़ा सा नीचे अगर ये प्रेजेंट होता है, तब इसको कहते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सेंटर से थोड़ा सा डेविएट कर जाएगा तो इसको क्या कहेंगे? सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अगर आप इसका शेप बनाइएगा तो ये कुछ ऐसा आएगा, ये यहाँ पे और ये हो गया सेंटर में और ये थोड़ा सा इधर, यानी कैसा आ गया? ये एल शेप आ गया। क्या? एल शेप। आपसे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा एल शेप क्रोमोसोम क्या है? सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है। तीसरा होता है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या होता है? एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है? ये है क्रोमैटिड। क्या है ये? क्रोमैटिड। क्रोमैटिड के टर्मिनल पोजीशन के पास, क्रोमैटिड के टर्मिनल पोजीशन के पास, क्रोमैटिड और ये क्रोमैटिड के टर्मिनल पोजीशन के पास अगर प्रेजेंट होता है क्या? सेंट्रोमेयर, तो इसको कहते हैं बोलो ना, क्या कहते हैं? एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। और ये होता है जे शेप्ड। कैसा होता है भाई? ये होता है ऐसे जे शेप्ड। ठीक है, जे शेप्ड होता है। और टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होता है?
तो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में ये हो गया क्रोमैटिड, क्या हो गया क्रोमैटिड। और इस क्रोमैटिड के एकदम टर्मिनल पोजीशन पे, क्या एकदम टर्मिनल पोजीशन पे, चाहे तो यहां चाहे तो यहां, इस टर्मिनल पोजीशन पे, एकदम टर्मिनल पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होगा, सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, टर्मिनल पोजीशन पे सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा। तो इसको कहते हैं टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। और टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम का क्या, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम का शेप कैसा हो जाएगा, आई शेप्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, आई शेप्ड क्रोमोसोम। तो ये शेप से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ पे आर्म रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले बार क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा गया था आर्म रेशियो क्या है, क्या आर्म रेशियो क्या है। तो आर्म रेशियो क्या होता है भाई क्रोमोसोम का, बताओ अभी बताओ क्या होता है आर्म रेशियो। तो आर्म रेशियो होता है लॉन्ग आर्म अपॉन शॉर्ट आर्म। शॉर्ट आर्म क्या होता है, लॉन्ग आर्म बोलते हैं किसको, क्रोमैटिड के लॉन्ग आर्म को क्या कहते हैं, कहते हैं क्यू। क्या कहते हैं, क्यू। और शॉर्ट आर्म को क्या कहते हैं, पी। यानी आंसर चला गया क्यू बाई पी। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है मैक्सिमम आर्म रेशियो किसका होगा, क्या मैक्सिमम आर्म रेशियो किसका होगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैक्सिमम आर्म रेशियो किसका होगा। आप बताइए मैक्सिमम आर्म रेशियो किसका होगा। हाँ भाई, मैक्सिमम आर्म रेशियो किसका होगा, मैक्सिमम आर्म रेशियो किसका होगा। तो मैक्सिमम आर्म रेशियो किसका होगा, देखो मान लेते हैं ये जो क्रोमैटिड है ना, क्या ये जो क्रोमैटिड है ये 12 सेंटीमीटर का है। किसका है भाई, 12 सेंटीमीटर का है। ठीक है, मान लेते हैं, बस इमेजिनरी है ना, 12 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कितना 12। तो 12 का अगर है तो 6 इधर और 6 इधर, 6 इधर 6 इधर, यानी मेटासेंट्रिक का आर्म रेशियो क्या हो गया, 1 आ गया। क्या आ गया, 1 आ गया। चलो सब मेटासेंट्रिक का आर्म रेशियो क्या आ जाएगा, मान लेते हैं 12 है ना, तो इधर कर देते हैं 8 और इधर कर देते हैं 4। बोलो भाई, तो आर्म रेशियो का कितना आ गया, बोलो ना, ये 4 है और ये क्या है 8 है। तो आर्म रेशियो कितना आ जाएगा, तो आर्म रेशियो आ गया 2। इतना भी नहीं पता। चलो ये 12 है, क्या ये 12, तो 12 है, तो 12 अगर ये है तो इसको कर दो 9 बड़ा वाला, और ये छोटा कर दो 3। क्या कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं। या फिर ये 10 है तो इसको 2 कर दो, ज्यादा बढ़िया। अगर ये 10 है बड़ा वाला, तो छोटा वाला एग्रोसेंट्रिक का जो पी है आर्म, जो शॉर्ट आर्म है उसका सेंटीमीटर कर दो 2। क्या कर दो भाई 2, तो इसका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा 5। और यहाँ पे तो शॉर्ट आर्म है ही नहीं, ठीक है, तो उसमें अब यहाँ पे आर्म रेशियो का बात ही नहीं करेंगे क्योंकि शॉर्ट आर्म नहीं है। ठीक है, तो आप बताइए अगर ये जो भी है तो इसमें आर्म रेशियो कितना आ जाएगा, आर्म रेशियो मैक्सिमम किसका हो गया, आर्म रेशियो मैक्सिमम हो गया किसका, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम का। किसका, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम का। क्लियर है, समझ में आया क्या बोलना चाह रहा है। तो मैक्सिमम आर्म रेशियो किसका होता है, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम का होता है, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम का होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी तक पूछा नहीं गया है कि मैक्सिमम आर्म रेशियो किसका है, कौन से क्रोमोसोम का है। आंसर चला जाएगा एक्रोसेंट्रिक, क्या एक्रोसेंट्रिक चला जाएगा। अरे बोलो भाई, क्लियर। क्रोमोसोम अपना यहाँ पे खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। बैक्टीरिया के सेल इन्वेलप का बात होगा, ठीक है, क्योंकि यूकैरियोटिक का तो हम देख चुके हैं, तो बैक्टीरिया के सेल इन्वेलप का बात होगा। तो बैक्टीरिया के सेल इन्वेलप के केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे, इन्वेलप के कंपोजिशन के बेसिस पे बैक्टीरिया को हम 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। और किसमें देखेंगे, बैक्टीरिया में देखना है। किसमें देखना है, बैक्टीरिया में देखना। क्लियर। अगर आप बैक्टीरिया के सेल इन्वेलप को देखिएगा तो बैक्टीरिया का जो सबसे इनर मोस्ट सेल इन्वेलप होता है वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वेरी गुड, क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद क्या होता है,
तो सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद होता है सेल वॉल। क्या होता है भाई? सेल वॉल। और सेल वॉल के बाद क्या होता है? तो सेल वॉल के बाद होता है ग्लाइकोकैलिक्स। क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स होता है। अब किसी किसी बैक्टीरिया में ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ना, ये लूज और स्मूथ होता है और किसी किसी में थिक और टफ होता है। तो ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है किसी बैक्टीरिया में कैसा होता है? लूज होता है और स्मूथ होता है, यानी सॉफ्ट होगा और स्मूथ होगा। और किसी बैक्टीरिया में क्या हो सकता है? ये टफ होता है और थिक होता है। क्या होता है? थिक एंड टफ होता है। क्या? थिक एंड टफ होता है। तो जिस बैक्टीरिया में लूज और स्मूथ होता है ना, उस लेयर को, उस ग्लाइकोकैलिक्स को कहते हैं स्लाइम लेयर। क्या कहते हैं? स्लाइम लेयर। और जिस बैक्टीरिया में ये थिक एंड टफ होता है उसको कहते हैं कैप्सूल। क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कैप्सूल कहते हैं। क्लियर है? ये कंप्लीट क्या बनाया? सेल इन्वेलप बनाया। क्या? प्रोटेक्टिव यूनिट बनाया, ये सेल इन्वेलप बनाया। अब इसी सेल इन्वेलप के केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे, मेनली सेल वॉल के केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे बैक्टीरिया को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। क्या? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। सुनना भाई बात को ध्यान से। ये ग्लाइकोकैलिक्स अगर लूज स्मूथ होगा तो क्या कहेंगे? इसको स्लाइमी लेयर कहेंगे। अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स थिक और टफ होगा तो इसको क्या कहेंगे? कैप्सूल कहेंगे। क्या कहेंगे? कैप्सूल कहेंगे। कहाँ पे? बैक्टीरिया में। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स कहाँ प्रेजेंट है? बैक्टीरिया में प्रेजेंट है। अब इसी बैक्टीरिया को हम डिवाइड करेंगे सेल इन्वेलप के कंपोजिशन के बेसिस पे। एक होता है ग्राम पॉजिटिव और दूसरा होता है ग्राम निगेटिव। तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ सेल इन्वेलप कंपोजिशन। बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of cell envelope composition। सेल इन्वेलप कंपोजिशन के बेसिस पर बैक्टीरिया दो तरह का होता है। कौन कौन सा? एक होता है ग्राम पॉजिटिव और दूसरा होता है ग्राम निगेटिव। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ये कलर होता है। देखो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है? हम इसको ग्राम स्टैनिंग कलर से, वो पर्पल कलर का, ब्लू कलर का ग्राम स्टैनिंग कलर होता है। ठीक है, जब ग्राम स्टैनिंग कलर से आप इसको स्टेन करते हैं, ठीक है, तो जब इसको स्टेन करते हैं तो ये कलर्ड हो जाता है और कलर ये भी हो जाता है ग्राम निगेटिव वाला भी। लेकिन एल्कोहल से वॉश किया जाता है। क्या? बैक्टीरिया को एल्कोहल से वॉश किया जाता है। जब इसको एल्कोहल से वॉश करते हैं तो वॉश करने के बाद भी वो कलर को कलर का जो स्टेनिंग है वो अभी भी अटैच्ड होता है। ठीक है, यानी स्टेनिंग जाता नहीं है कलर का। कैसे नहीं जाएगा भाई? एल्कोहल से वॉश करने के बाद भी अगर स्टेनिंग नहीं जाएगा तो वैसे बैक्टीरिया को कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्या कहते हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। यानी वॉशिंग करने के बाद भी, अल्कोहल से वॉश करने के बाद भी अगर ग्राम स्टेन को बैक्टीरिया रिटेन करके रखता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और अगर अल्कोहल से वॉश करते हैं और बैक्टीरिया क्या कलर को रिटेन करके नहीं रखता है तो वैसे बैक्टीरिया को कहते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। देखो भाई ग्राम एक साइंटिस्ट थे। क्या? ग्राम एक साइंटिस्ट थे, वो अपना बैक्टीरिया को कलर करने के लिए एक स्टैंड बनाए थे। ठीक है, एक कलर बनाए थे। तो स्टेन जब कर रहे थे ना तो दोनों स्टेन हो गया, लेकिन अल्कोहल से वॉश करने के बाद एक बैक्टीरिया का स्टेनिंग चला गया, उसको बोले ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। और दूसरा बैक्टीरिया जिसका स्टेनिंग नहीं गया उसको बोले ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्लियर? तो यहां पे लिख सकते हैं हम फर्स्ट पॉइंट में क्या क्या लिख लें?
रिमेन कलर्ड ब्लू और पर्पल, रिमेन कलर्ड ब्लू और पर्पल, ब्लू और पर्पल ये रहता है। रिमेन कलर्ड विद ब्लू और रिमेन कलर्ड ब्लू और पर्पल विद ग्राम स्टेनिंग, विद ग्राम स्टेनिंग, with gram staining even after washing with alcohol, even after washing with अल्कोहल से वॉश करने के बाद भी इसका कलर नहीं गया, ठीक है, ग्राम स्टेन का, तो उसको क्या कहेंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और अगर अल्कोहल से अल्कोहल से वॉश करने के बाद उसका कलर चला जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। यहाँ पे लिखेंगे डू नॉट रिटेन कलर आफ्टर वॉशिंग, डू नॉट रिटेन कलर आफ्टर वॉशिंग, ठीक है, आफ्टर वॉशिंग। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पे एब्सेंट होता है, यानी ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पे एब्सेंट होता है, जबकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे लिखना आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होता है और यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस, आउटर मेम्ब्रेन अगर एब्सेंट है तो सेल वॉल मोटा होगा, क्या, आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो सेल वॉल क्या होगा, मोटा होगा। तो होता भी है, यहाँ पे लिखिएगा सेल वॉल इसका जो होता है वो थिक होता है, क्या होता है, थिक होता है। कितना थिक होता है, तो 20 to 80 नैनोमीटर का यहाँ पे सेल वॉल थिक होता है, 20 से 80 नैनोमीटर हो सकता है सेल वॉल का थिकनेस। वहां पे आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है तो सेल वॉल थोड़ा सा थिक भी रहेगा तो काम चल जाएगा। तो यहाँ का जो सेल वॉल होता है वो 8 to 12 नैनोमीटर थिक होता है, कितना, 8 to 12 नैनोमीटर थिक होता है। क्लियर। यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन नहीं है तो सेल वॉल का थिकनेस ज्यादा है 20 to 80 नैनोमीटर, और यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो सेल वॉल का थिकनेस कम है, कितना है, 8 to 12 नैनोमीटर। इसका जो सेल वॉल होता है किसका, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का, ये सेल वॉल स्मूथ होता है, क्या होता है भाई, सेल वॉल स्मूथ होता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा सेल वॉल स्मूथ, क्लियर। जबकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो वेवी होता है, क्या होता है, सेल वॉल वेवी होता है, क्या होता है, वेवी होता है, वेव लाइक अपीयरेंस होता है। क्लियर। एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट अभी होने जा रहा है, म्यूरिन कंटेंट, क्या, म्यूरिन कंटेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा, सेल वॉल में म्यूरिन प्रेजेंट होता है और ज्यादा है सेल वॉल का थिकनेस तो म्यूरिन कंटेंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा म्यूरिन कंटेंट, म्यूरिन कंटेंट कितना होता है, म्यूरिन कंटेंट, तो यहाँ पे म्यूरिन कंटेंट होता है 70 to 80%, कितना होता है, 70 से 80% होता है, कितना भाई, 70 से 80%। और यहाँ का जो म्यूरिन कंटेंट है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का, वो म्यूरिन कंटेंट कितना होता है, बोलो ना, 10 to 20% होता है, कितना भाई, 10 to 20%, ठीक है। तो यहाँ पे म्यूरिन कंटेंट कम होता है, ये ना डिफरेंस पूछा जाता है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का म्यूरिन कंटेंट अधिक होता है, याद रखना है, और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का म्यूरिन कंटेंट कम होता है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, ठीक है। म्यूरिन कंटेंट, म्यूरिन कंटेंट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में 70 to 80%, जबकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में 10 to 20%। दूसरा डिफरेंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टिकोइक एसिड, क्या, टिकोइक एसिड,
बस याद रखना है कि टिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होता है और यहाँ पे ग्राम निगेटिव के सेल वॉल में एब्सेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट है टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड प्रेजेंट इन सेल वॉल, क्या सेल वॉल में प्रेजेंट होता है टिकोइक एसिड, और टिकोइक एसिड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एब्सेंट होता है ग्राम निगेटिव में टिकोइक एसिड, और टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। कहाँ प्रेजेंट होता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं, क्या मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया वो कौन होता है? वो होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, निगेटिव नाम के साथ जुड़ा हुआ है। तो मोस्ट ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया कौन है? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो यहाँ पे लिखेंगे मोस्ट ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग टू ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। मोस्ट ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग टू ग्राम निगेटिव। मोस्ट ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? ग्राम निगेटिव होते हैं, और कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं। कुछ फ्यू पैथोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग टू ग्राम पॉजिटिव। फ्यू पैथोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग टू क्या? ग्राम पॉजिटिव। क्लियर है? तो ये है पूरा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का। आप जब डाइवर्सिटी का क्वेश्चन कर रहे थे तो ग्राम निगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से कुछ क्वेश्चन आ रहा था। अब आप उस क्वेश्चन को करेंगे तो होगा। क्लियर? चलिए, तो ये है पूरा ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टर्स, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बैक्टीरिया में। देखो अभी हम क्या किए, पूरा सेल पढ़ लिए, टिपिकल सेल, पूरा यूकैरियोटिक सेल का एक एक सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ लिए, एक कैरेक्टर पढ़ लिए, उसका फंक्शन पढ़ लिए। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब मेरे पास पूरा कंटेंट तैयार है। अब हम पढ़ेंगे कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल से किस मामले में अलग है। समझ में आ गया? आपको प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पता है, यूकैरियोटिक सेल के बारे में पता है। अब हम देख लेंगे कि डिफरेंस क्या क्या है, कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स में डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। तो हेडिंग देंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो हेडिंग दीजिएगा डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो इसके लिए हम 3 कॉलम बनाएंगे। जो पहला कॉलम होगा वो कैरेक्टर्स का होगा, कौन कौन से कैरेक्टर्स में अलग होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। दूसरा कॉलम जो होगा वो होगा प्रोकैरियोटिक सेल का, और तीसरा कॉलम जो होगा वो होगा यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस, सबसे पहला कैरेक्टर हम देखते हैं क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। किसमें? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हाँ भाई, तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, हाँ भाई, यहां पे इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या? इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस क्या है? तो न्यूक्लियस एक ऑर्गेनाइज्ड रीजन है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर क्या है? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है नहीं, है ना, लेकिन जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है लेकिन जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है प्रोकैरियोटिक सेल में। तो जहां पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा उस एरिया को न्यूक्लियस तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियोइड कह सकते हैं, या इंसिपिएंट न्यूक्लियस कह सकते हैं। क्या? न्यूक्लियोइड या इंसिपिएंट न्यूक्लियस कह सकते हैं। तो यहाँ पे होता है न्यूक्लियोइड। क्या होता है भाई? न्यूक्लियोइड।
ठीक है, और जबकि ट्रू न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। क्या? ट्रू न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे आते हैं न्यूक्लियस के बाद, वो है सेल ऑर्गेनेल्स। क्या है? सेल ऑर्गेनेल, ज्यादा सही है कहना मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। क्या? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होता है ना? किसी भी तरह का माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, किसी भी तरह का माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रेजेंट। आप लिख सकते हैं गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सब यहाँ पे प्रेजेंट होता है, वैक्यूल प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोकैरियोट में ये प्रेजेंट नहीं होता है। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस आता है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आता है, वो है राइबोसोम्स। क्या भाई? राइबोसोम्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S टाइप का राइबोसोम होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप का राइबोसोम होता है। कैसा? 80S टाइप का राइबोसोम होता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आता है सेल वॉल। क्या? सेल वॉल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकेन, म्यूरामिक एसिड और म्यूकोपेप्टाइड का बना होता है। किसका? पेप्टिडोग्लाइकेन, म्यूरामिक एसिड और पेप्टिडोग्लाइकेंस का बना होता है। किसका? पेप्टिडोग्लाइकेन, म्यूरामिक एसिड और म्यूकोपेप्टाइड का बना होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन प्लस म्यूकोपेप्टाइड प्लस म्यूरामिक एसिड। क्या? म्यूरामिक एसिड। इसका बना है। क्लियर? जबकि यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल अगर एनिमल है तो प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन अगर प्रेजेंट होगा, इफ प्रेजेंट, तो कहां पे प्रेजेंट होता है भाई? प्लांट और, बोलो ना, प्लांट और फंजाई में प्रेजेंट होता है। अगर प्लांट में प्रेजेंट होगा तो ये सेलुलोज का हो सकता है, और अगर फंजाई में प्रेजेंट होगा तो ये काइटिन का हो सकता है। किसका हो सकता है? काइटिन का हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है रेस्पिरेटरी एंजाइम। क्या? रेस्पिरेटरी एंजाइम। रेस्पिरेटरी एंजाइम, चलिए बताइए। तो रेस्पिरेटरी एंजाइम जो है ना, क्या? रेस्पिरेटरी एंजाइम जो है वो, रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रोकैरियोट में रेस्पिरेटरी एंजाइम कहां प्रेजेंट होता है? कहां प्रेजेंट होता है? पहले यूकैरियोट में देखते हैं। यूकैरियोट में रेस्पिरेटरी एंजाइम कहां प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो रेस्पिरेटरी एंजाइम कहां प्रेजेंट होता है यूकैरियोट में? यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, और कहां प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां भाई? माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में सर माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, तो इसका रेस्पिरेटरी एंजाइम कहां प्रेजेंट होता है? कहां प्रेजेंट होता है? मीजोजोम में प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है? मीजोजोम में। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा फंक्शन करता है कौन? मीजोजोम। कौन करता है? मीजोजोम। देखिए ये है बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है? बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बैक्टीरिया का सेल वॉल, ये है बैक्टीरिया का ग्लाइकोकाइनेस। सही ना है? तो अगर बैक्टीरिया का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये इनफोल्डिंग हो जाए इसका अंदर से, किधर से? अंदर से, ऐसे ही इनफोल्डिंग हो जाए ये वाला, तो इनफोल्डेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, इनसाइड इनफोल्डेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? मीजोजोम कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजोजोम कहते हैं। और इसी मीजोजोम में रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होता है। क्या? इसी मीजोजोम में बैक्टीरिया के अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो रेस्पिरेटरी एंजाइम इन बैक्टीरिया कहां प्रेजेंट होता है? बोलो ना,
इन मीजोजोम कहां प्रेजेंट होता है? इन मीजोजोम। अरे क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये इंपॉर्टेंट है कि भाई बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया का एनालोगस क्या होता है? आंसर जाता है मीजोजोम। क्या होता है भाई? मीजोजोम। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में हम आ जाते हैं, वो है क्रोमोसोम। क्या है भाई? क्रोमोसोम, या इससे बेहतर है कहना जेनेटिक मटेरियल। क्या? जेनेटिक मटेरियल। इसको कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल। आपको पता है प्रोकैरियोट का जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है? प्रोटीन का कवर्ड नहीं होता है। तो प्रोटीन का जब कवर्ड नहीं होगा तो उसको कहते हैं नेक्ड। क्या कहते हैं? नेक्ड। और कैसा होता है? अभी बताया कैसा होता है? सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। कैसा होता है भाई? नेक्ड सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ट्रू क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? ट्रू क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। क्या? ट्रू क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट होता है यूकैरियोट में। अगर हम एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के पहले एक और डिफरेंस है फ्लैजिला का। किसका? फ्लैजिला का। तो 8 में देख लेना फ्लैजिला। देखो भाई, प्रोकैरियोट का जो फ्लैजिला होता है वो फ्लैजिलीन प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है भाई? फ्लैजिलीन प्रोटीन का बना होता है, जिसका माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन कुछ अलग होता है। जबकि यूकैरियोट सेल में जो फ्लैजिला होता है वो, बोलो ना, वो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। ये भी एग्जांपल, मतलब एक डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सबसे लास्ट में हम आ जाते हैं एग्जांपल में। हाँ भाई, तो प्रोकैरियोट का एग्जांपल क्या है? बोलो ना, बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, साइनोबैक्टीरिया उसको कहते हैं। ये सब किसमें आ जाएगा? प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल हो जाएगा। क्या? बैक्टीरिया, उसके अलावा साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी या माइकोप्लाज्मा, जो भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो सब एग्जांपल हो जाएंगे। यूकैरियोटिक में एग्जांपल हो जाएगा प्लांट, एनिमल, फंजाई। ये सब क्या है? यूकैरियोट्स के एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना सेल खत्म होता है। सीट का जो भी क्वेश्चन है आप करना चाहते हैं कर सकते हैं पूरा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले कीजिएगा उसको, मतलब प्रायोरिटी में सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दीजिए, ताकि आपको पता चले कि भाई कैसा क्वेश्चन आया है और हम जो पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पहले बनाइए, उसके बाद आपको जो क्वेश्चन मन करे आप बना सकते हैं। क्लियर? दूसरा, अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे इसके बाद। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट आता है तो आप जरूर पूछिए। और भाई एनसीईआरटी, अब थ्रू आउट सेल का जो एनसीईआरटी है ना, थ्रू आउट तुम पढ़ जाओ, शुरू से लेके लास्ट तक। कोई भी डाउट आता है, कुछ चीज छूट गया अगर हमसे, तो आप उसको जरूर डिस्कस कीजिए अपने कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।